दोनों ही करा देते हैं। नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज 53। सो it is said that for the symbol HDT, tabulate 3 subatomic particle found in each of them। तो 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम ये जानते हैं कि अगर मान लीजिए सिर्फ सेंटर में एक प्रोटॉन हो और आउटर में एक इलेक्ट्रॉन हो तो इसको हाइड्रोजन कहते हैं। एंड इन केस if there is at the center one proton and one neutron और one electron हो तो उसको ड्यूटीरियम कहते हैं। और if it is one proton, हाँ, one proton और two neutron हो तो उसे क्या कहेंगे? ट्राइटियम। इसको कहेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बोला जा रहा है वरना इसे प्रोटियम कहते हैं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद एक प्रोटॉन बच जाता है और इसको कहते हैं ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम और इसको कहेंगे ट्राइटियम। सो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि दैट इज आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। सो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कौन कौन से हैं, फिर ये भी लिखेंगे कि उसके सिंबल्स कौन कौन से हैं। सो isotopes of hydrogen, प्रोटियम। सो ये हो गया आइसोटोप, फिर उसका सिंबल और फिर यहाँ लिख दीजिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। सो प्रोटियम का सिंबल H है, ड्यूटीरियम इट इज़ D एंड ट्राइटियम इट इज़ T। चाहे तो आप इसे 1-1 भी लिख सकते हो और इसे 1-2 भी लिख सकते हो और 1-3। क्यों ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसको क्या कहते हैं? मास नंबर। तो ऊपर लिखा जाता है मास नंबर। तो ट्राइटियम में मैंने क्या लिखा? 1 और 3 मास नंबर है ना, जबकि प्रोटॉन तीनों में एक ही एक है कि नहीं? चेक करो, क्या तीनों में एक ही एक प्रोटॉन है? तो इस तरीके से तो प्रोटॉन तीनों में 1-1-1, इसमें न्यूट्रॉन 0, इसमें न्यूट्रॉन 1, इसमें न्यूट्रॉन 2, इसमें इलेक्ट्रॉन 1-1-1। तो इसको हमने टेबुलेट कर दिया। जब उसने कहा कि टेबल बना दो तो टेबल हो गई है कि प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने कितने हैं। सो दीज आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम। इस तरीके से दिखा दें आप। Okay, now next question is write the electronic configuration of any pair of isotopes and isobars। So question number ये तो 1 था। now this is second question। so pair of isotopes। so now let us write down example of isotopes। तो क्लोरीन का ले सकते हैं। ओके, सो क्लोरीन का ले लीजिए आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में एक तो Cl1735 है
and Cl 1737. These are isotopes of chlorine. तो इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो इसमें आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या 17 इलेक्ट्रॉन होंगे? प्रोटॉन कितने हैं? जब प्रोटॉन ही 17 है, क्योंकि यही जेड होते हैं और प्रोटॉन इसमें भी हैं, तो इस तरीके से Cl 1735 हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज इक्वल टू 287। तो 2 हो गया K शेल में, और ये हो गया L शेल में, और ये हो गया M शेल में। तो शेल्स हमने दिखा दी। इसी तरीके से अगर Cl 1737 में करेंगे तो भी क्या उसमें 17 प्रोटॉन है, तो क्या 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे? तो उसमें भी 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नाउ इट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इट इज़ इक्वल्स टू 287। उसके लिए भी शेल नंबर यही होगा। ये तो बात हो गई आइसोटोप्स की, बट व्हाट अबाउट आइसोबार्स? वो कह रहे हैं आइसोबार्स का भी लिखो। सो पेयर ऑफ आइसोबार्स, हम जानते हैं कि कैल्शियम में भी 40 होता है मास नंबर 20, और जबकि आर्गन में 1840 होता है। तो इसलिए इन दोनों का मास नंबर सेम है, तो सेम मास है, 40U दोनों का मास है। जब दोनों का, बार का मतलब होता है वजन, तो आइसोबार यानी इफ बोथ आर हैविंग सेम मास नंबर, सो द एलिमेंट्स विच आर हैविंग सेम मास नंबर इज आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स जब 20 हैं तो वही इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे क्या? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो वही सेम होते हैं, तभी तो न्यूट्रल रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैल्शियम क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ पर लिख लें एलिमेंट। तो कैल्शियम के लिए देखोगे तो 20 का आपको दिखाना पड़ेगा। नाउ KLMN, तो 2882, तो ये हो गया। और इसी तरीके से ये तो कैल्शियम का दिखा दिया। नाउ नेक्स्ट इज आर्गन का कैसे दिखाओगे? आर्गन में तो 18 ही है, तो 18 का कैसे दिखाओगे? सो दिस इज 288। ठीक है, जब KLM लिख रहे हैं तो कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम टेबुलेट कर देंगे, उसको टेबल पे दिखा देंगे। ठीक है, तो KLMN ऐसे दिखा सकते हैं। ये है। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। हाँ, नाउ दिस इज द आइसोबार का कन्फिग्रेशन हो गया। अब देखिए कि क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, so these are the question of exercises. तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, पहला क्वेश्चन है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो उनका मास क्या है, उनका चार्ज क्या है, उनका सिंबल क्या है, सिर्फ प्रॉपर्टीज बतानी है। तो प्रोटॉन
उसको कहते हैं P प्लस, उनका मास कितना हो जाएगा 1.67। ओके, नाउ इनटू 10 टू द पावर, इसको एग्जैक्टली देखते हैं चैप्टर में कि क्या दिया गया है। हाँ, और 675 भी है क्या, ये चेक कर लें। 672 है ये, हाँ तो वही होगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे याद नहीं रहती। 672 है ना। ओके, सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का हम देख रहे हैं नाउ। ठीक है, और इंटू 10 टू द पावर -27 kg, और इट इज़ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज है, जो कि प्लस का है, जबकि इलेक्ट्रॉन में क्या है। सो इलेक्ट्रॉन हैज़ द चार्ज ऑफ, तो इसमें मास कितना है 9.1 या 9.08 कुछ भी लिख सकते हो, और 10 टू द पावर -31 kg, और दैट इज़ -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज है, और इसका सिंबल है इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इज़ हैविंग मास 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, और इसका चार्ज 0 है, और इसका सिंबल 0 है। बस इतना ही करना है आपको, कंपेयर करनी प्रॉपर्टीज़, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट आर द लिमिटेशंस। तो सेकंड क्वेश्चन तो हो गया ना। जे थॉमसन का क्या लिमिटेशन था, इट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस टू रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, हेंस इट वाज फेल्ड। तो ये लिमिटेशन है कि ये क्यों नहीं चल पाया, उसकी क्या कमियां थी। लिमिटेशन का मतलब है कि क्या कमियां थी। सो जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन के परमाणु की संरचना वाज नॉट इन अकॉर्डेंस with Ernest Rutherford's अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या ये भी कह सकते हो कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, i.e. it could not explain famous alpha particle scattering by gold foil, so it failed। और इस वजह से क्या हुआ, जब ये बता नहीं पाया इसके बारे में, सो इट फेल्ड। लिमिटेशन का मतलब कमियां याद रखो। व्हाट वाज द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। सो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की क्या कमी थी, इट वाज, ये क्या कर रहा था, डिफाइंग। सो इट वाज अगेंस्ट जेम्स मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। हाँ, कि जेम्स मैक्सवेल ने कहा था कि एनर्जी रेडिएट करेगा, और इनका अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता तो वो एक स्पाइरल पाथ में सिंक कर जाता। किस में सिंक कर जाता, इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ बनाते हुए न्यूक्लियस में सिंक कर जाता, और न्यूक्लियस में सिंक करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, और ऐसा करने में उसको कितना समय लगता। सो विद इन 10 टू द पावर, हाँ बिल्कुल 10 टू द पावर -8 सेकेंड, ठीक है, इतने समय में सिंक कर जाता। तो इसका मतलब है इट्स ऑर्बिट वाज नॉट स्टेबल। सो एज पर जेम्स मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी,
जेम्स मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। जितने भी मैग्नेट हैं उसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते रहते हैं, तभी वो मैग्नेट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो ये क्या कहती थी? एज पर जेम्स मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इफ चार्ज पार्टिकल क्या करता हो बताओ? एक्सीलरेट, देन इट शुड रेडिएट एनर्जी, तो इसे एनर्जी क्या करनी चाहिए? रेडिएट एनर्जी। एज इलेक्ट्रॉन इन रदरफोर्ड्स ऑर्बिट वाज कंटिन्यूअसली मूविंग, तो अगर वो मूव कर रहा है तो क्या उसमें से एनर्जी का पैकेट क्या नहीं निकलना चाहिए? इसमें से एनर्जी निकलनी चाहिए। सो एज इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटिंग, क्यों एक्सिलरेट कर रहा है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदलती जा रही है अराउंड न्यूक्लियस इन रदरफोर्ड्स मॉडल। सो इट शुड रेडिएट एनर्जी, इसलिए इसे क्या करना चाहिए? रेडिएट एनर्जी एंड कंटिन्यूअसली कम क्लोजर टू न्यूक्लियस, और लगातार इसे किसके पास आ जाना चाहिए? एंड कंटिन्यूअसली कम क्लोजर टू न्यूक्लियस, ठीक है, इन स्पाइरल पाथ एंड फॉल विद इन न्यूक्लियस विद इन 10 टू द पावर, और इसे क्या करना चाहिए? एंड फॉल विद इन न्यूक्लियस within 10 to the power minus 8 second, as Rutherford model was not stable for more than 10 to the power minus 8 second, so it was failed. As Rutherford's model was not stable for more than 10 to the power minus 8 second, so it was failed। ये इसकी कमी थी, ये इसका लिमिटेशन है, तो इसलिए ये फेल हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब्स बोर मॉडल ऑफ एटम। अगर आपसे कहा जाए कि बोर मॉडल ऑफ एटम लिखो, तो बोर मॉडल के सिर्फ 2 पोस्टुलेट लिख देना, वही है बोर मॉडल, ज़्यादा मत लिखना। बोर्स मॉडल ऑफ, हाँ बोलो, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। सो दैट इज बोर्स मॉडल ऑफ एटम हैज 2 postulates, दैट इज, बुक में देखते हैं क्या है। हाँ बताओ, मुझे सही लैंग्वेज चाहिए थी। हाँ ये ठीक है, रुको ज़रा। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट। सो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं जो अलग अलग हैं। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, ये नहीं कि एक के बाद एक लगातार, नहीं। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स आर discrete orbits of electron are allowed inside atom। जबकि रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, इन्होंने कहा नहीं, जहाँ पर उसका वेव पूरा होगा वहीं घूमेगा। अलाउड इनसाइड एटम। और दूसरी चीज़ क्या कही कि
while revolving in discrete orbits, the electron do not radiate energy. While यानी इनकी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा. While revolving in discrete orbits, the electron do not radiate energy. दो चीज़ है, बहुत आसान है कि सिर्फ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स अलाउड हैं, और दूसरी बात क्या कही कि वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इट डू नॉट रेडिएट एनर्जी. यही बोर का मॉडल है. थॉमसन के मॉडल में भी 2 पॉइंट्स हैं, बोर के मॉडल में भी 2 पॉइंट्स हैं, रदरफोर्ड के में 3 पॉइंट्स हैं. जो लास्ट में दिया गया है वही मॉडल है. ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन नहीं लिखना है. रदरफोर्ड का मॉडल आए तो लास्ट वाले 3 पॉइंट्स लिखने हैं. ये ध्यान रखना, रदरफोर्ड का मॉडल ये है. वी पुट फॉरवर्ड द मॉडल ऑफ एटम. ये है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, सबसे आखिरी वाला. नाउ जो मतलब पहले 3 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं लिखना है. फिर उसके बाद ये कंक्लूजन्स हैं, कंक्लूडेड ये भी नहीं लिखना है. फिर इसके बाद है फ्रॉम द डेटा ही कैलकुलेटेड एंड ऑन दिस बेसिस इट पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम. या न्यूक्लियर के आगे मॉडल भी लिखा है, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम. बिल्कुल लास्ट वाला लिखना है, और इसके अलावा कुछ आपको पढ़ना भी नहीं है. इसी से मतलब होना चाहिए बस. और ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर इधर उधर का लिख दोगे. इतनी बात हो गई. तो ये बोर्स मॉडल ऑफ एटम हो गया. जस्ट 1 मिनट. Now, next question is इसको नोट कर लिया ना. So next question is compare the proposed model in this chapter. So जो मॉडल हैं उनका हम कंपैरिजन करेंगे. ओके. Question number 5. That is Thomson's model of atom. Next is Rutherford's model. And third one is Bohr's atomic model.
तो थॉमसन्स मॉडल है कि इट कंसिस्ट ऑफ positively charged sphere in which electrons are embedded in it. It is positively, बस मॉडल लिख देना है, charged sphere in which electrons are embedded in it. Total positive charge of sphere is equal to total negative charge of electron. So, atom is electrically neutral. Total positive charge of atom is equal to total negative charge of electron. So atom is electrically neutral as a whole. तो इसलिए जो एटम है वो न्यूट्रल होता है। तो इनके ये दो पोस्टुलेट्स हैं, दैट इज ए एंड बी। ये पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, अब इसमें देखो रदरफोर्ड मॉडल में पहला पॉइंट दिया गया है, एटम कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। तो एटम कंसिस्ट्स ऑफ very small positive charged nucleus at its center with negative charge electron revolving around it in circular path. So let us see क्या ये सेम लैंग्वेज है विद पॉजिटिव। हाँ, सो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर हो गया। एंड पहला पॉइंट है कि नियरली द मास ऑफ एन एटम, ऑल द मास, ठीक है, एट इट सेंटर। अब इसमें क्या चीज़ है, नियरली all the mass of atom, nearly all the mass of atom resides in nucleus। वो सारा मास किस में है, इन न्यूक्लियस। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर हैं। तो पहली बात कही, ये बहुत स्मॉल पॉजिटिव सेंटर है और पॉजिटिव सेंटर है और उसमें सारा मास है। दूसरा पॉइंट क्या कहा इन्होंने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। ऑर्बिट एक सर्कुलर प्लेनर पाथ है, ऑर्बिट। तो जैसे सोलर है और उसके चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट्स की ऑर्बिट है, उसी तरीके से। और तीसरी बात कही, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल in comparison to size of atom। ये तो बात हो गई रदरफोर्ड मॉडल की। अब जरा देखें बोर्स मॉडल में क्या दो पॉइंट दिए गए। बोर्स मॉडल में कहा गया ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, ओनली सर्टेन स्पेशल orbits called discrete orbits of electron, called discrete orbits of electron
are allowed inside atom, are allowed inside, कहीं भी नहीं घूम सकता है. 1 यूनिट डिस्टेंस, फिर 4 यूनिट डिस्टेंस, फिर 9 यूनिट डिस्टेंस, फिर 16 यूनिट डिस्टेंस इनसाइड एटम. तो सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ही अलाउड हैं. और दूसरी बात क्या कही, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी. वाइल रिवॉल्विंग इन discrete orbit electron do not radiate energy. अब ये जो मॉडल था इसका दूसरा पॉइंट, इट could not explain alpha particles scattering experiment. It could not explain alpha particle scattering experiment. It was against James Maxwell's electromagnetic theory. James Maxwell's electromagnetic theory. अच्छा, ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं रुका क्योंकि इट इज़ ओनली ए पॉस्टुलेट. पॉस्टुलेट का मतलब समझते हो, एजम्पशन, ठीक है ना. सो इट वॉज ओनली ए पॉस्टुलेट, कुछ रीज़न तो दिया नहीं था, ठीक है. एंड एक्ट्स एज ए पैच वर्क ऑन मैक्सवेल्स थ्योरी. ऐसे लगता था कि उन्होंने कहा मैक्सवेल की थ्योरी हमारे पे नहीं लगेगी. सो फुल ऑफ assumption, with full of assumption. It contains only electron as subatomic particles. It contains electron as subatomic particles. It contains electron and proton as subatomic particles. Now, it contains all three as subatomic particles. तो यही आपको लिखना है कि अगर आप ये चीज़ आ जाए तो क्या क्या है, ये सारी बातें लिखनी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज summarize the rule for writing the distribution of electron in various shells for first 18 elements. तो जो भी रूल है वो क्या है, द रूल फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दैट इज वेरियस शेल्स. द रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन various shells is given by Bohr and Bury, which is as follows. तो पहला रूल क्या है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी accommodated in any energy level, द मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी accommodated
in any energy level is given by 2n square, where n is energy level index, where n is शेल नंबर भी हो सकता है और एनर्जी लेवल इंडेक्स। तो इस तरीके से अगर हम शेल लिखें तो नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी कितनी है, तो ये सारी चीज़ें, तो जैसे शेल है तो हमने यहाँ लिख दिया शेल नंबर, और शेल भी लिखो। शेल अगर के है तो शेल नंबर क्या होगा, 1 होगा कि नहीं। शेल अगर के एलिमेंट से चलती है तो अब 1 होगा, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी का फार्मूला क्या है, तो 2n स्क्वायर, तो इसमें 2 इंटू एन स्क्वायर तो 2, फिर एल के लिए क्या हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 4। एम के लिए क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज़ 9, 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से इतना दिखा देना काफ़ी है। 3 सेल में अगर हम दिखा देते हैं कि इट इज़ ओके, ठीक है। या आप के एल एम और एन में भी दिखा सकते हैं कि दैट इज़ कि मान लीजिए, हाँ हाँ, तो ये है कि अगर के एल एम एम, हाँ, तो के एल एम में है, और अब उसके बाद अब एन एन में आएगा के एल एम एन, तो एन कितना हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 2 जा 4 का स्क्वायर करो, 4 4 जा 16, 2 जा 32, ये तो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी हो गई। तो रूल नंबर 1 पता चल गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी शेल इज गिवन बाई 2n स्क्वायर, और फार्मूला लगा के लिख देना। अच्छा, दूसरा रूल क्या है, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। द आउटर मोस्ट सेल कैन नॉट accommodate more than 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आउटर मोस्ट सेल में नहीं रह सकते हैं, ये भी देखना होगा हमको। सो द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एकोमोडेटेड मोर देन 8 इन आउटर मोस्ट सेल। नेक्स्ट देखो, तीसरी चीज़ बताई गई है, द इलेक्ट्रॉन इन एटम डू नॉट ऑक्यूपाई ए न्यू सेल अनलेस, तो न्यू सेल में नहीं जाते हैं, हाँ, इनर सेल्स आर फिल्ड। तो ये तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डू नॉट ऑक्यूपाई ए न्यू सेल। इलेक्ट्रॉन इन एटम डू नॉट ऑक्यूपाई a new shell। अच्छा, अभी ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन एटम डू नॉट ऑक्यूपाई ए न्यू शेल अनलेस
inner shells are completely filled. इनर शेल्स, जब तक कि उसकी जो इनर शेल्स हैं आर फिल्ड, कंप्लीटली ना लगाओ, अनलेस इनर शेल्स आर फिल्ड। क्योंकि कैल्शियम के केस में हमने देखा था 2882 हो गया था, तो कंप्लीटली तो नहीं हुई थी कि 28 के बाद 18 हो के 2 हो, तो फिल्ड होनी चाहिए ना, बस इतना ही तो है कि नहीं। नाउ define valency by taking example of silicon and oxygen. So सिलिकॉन और ऑक्सीजन के केस में वैलेंसी देखो, 7th क्वेश्चन। नाउ वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। सो कंबाइनिंग capacity of an atom, so of an element is called its valency. Now if atom of an element, the number of electron shared और इसके अलावा ट्रांसफर्ड बाय एन एलिमेंट इज इट्स वैलेंसी, ये भी लिख सकते हो। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, क्योंकि ऐसा करके वो केमिकल बॉन्ड बनाता है ना, कभी कभी कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है शेयरिंग से, और कभी कभी ट्रांसफ़र करके वो इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड बना लेता है। सो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ chemical bond, the number of electron shared or transferred by an atom of an element is called, बहुत सारे सिमिलर टाइप एटम एक साथ रख दो तो वही एलिमेंट है, कॉल्ड इट्स वैलेंसी। दोनों डेफिनेशन है, पहली वाली ज़्यादा चलती है, वैलेंसी। अब ज़रा देखो कि दे डू सो, वाई इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड और ट्रांसफर्ड। सो इलेक्ट्रॉन्स आर सो to complete their octet or duplet, electrons are shared or transferred to complete their octet or duplet, to complete their octet and duplet. या डुप्लेट। अब वो पूछ रहा है कि वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन, सो वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन आप देख लो, ये सिलिकॉन है, ये 14 है, ये 28 है, तो इट हैज़ इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो गए? 14, और कन्फिग्रेशन क्या हो गया? हाँ 284। सो इसकी क्या होगी? इट हैज़ ए वैलेंसी ऑफ 4। सो माइनस नहीं होगा, ये शेयर करेगा, 4 लिए या दिए नहीं जा सकते हैं। सो इट हैज़ वैलेंसी ऑफ 4, इट विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन। अगर बाहर से 4 शेयर कर ले तो 288 हो जाएगा। और ये किसका कन्फिग्रेशन पालेगा बताओ? 288 किसका है बोलो? हाँ, इट विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड विल कंप्लीट इट्स ऑक्टेट
octet in M shell, देखो KLM M shell, and attain configuration ऑफ नोबल गैस। सभी नोबल गैस बनना चाहते हैं क्योंकि नोबल गैस के ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होते हैं। सो इट विल अटेन द कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस आर्गन। ये तो बात हो गई सिलिकॉन की जो शेयरिंग करेगा। फिर वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के केस में क्या है, ऑक्सीजन में 8 और 16 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2 6। तो ये क्या करेगा बताओ, इट विल हाँ ठीक है, ऑक्सीजन विल रिसीव 2 इलेक्ट्रॉन इन, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा KL इन L शेल में ले लेगा, ठीक है। और ऐसा कर लेगा टू अचीव। फिर अगर मान लो 2 यहाँ ले लिए तो 2 8 हो गया। ये 10 किसका कन्फिग्रेशन है, सही है, टू अटेन कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ऑक्सीजन अगर मेटल के साथ रहेगा तभी रिसीव करेगा, और अगर सोचो कि ऑक्सीजन H2O के साथ रहेगा तो शेयर ही करेगा। मैंने पहले बता दिया है, शेयरिंग होती है। H2O का बना के देखा था कि नहीं। और ऑक्सीजन खुद ऑक्सीजन के साथ हो तो भी क्या शेयर करेगा। तो मेटल के केस में दे देता है। जैसे Mg है, Mg कह रहा है कि मेरे पास 12 थे तो 2 फालतू पड़े हैं, ऑक्सीजन से बोलेगा मेरे ये 2 इलेक्ट्रॉन मेटल में ले लेगा। तो ये इसके जो 2, देख लो ये नॉन मेटल हमेशा ले लिया करते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कहेगा मेरे 6 थे, तुम 2 अगर मुझे दे दो तो मेरा ऑक्टेट हो जाए। तो मेटल ने दे दिया, तो क्या मेटल में Mg2+ हो जाएगा और साथ में ऑक्सीजन पे 2- हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा क्या, बोलो। क्योंकि इसके पास तो 12 है और इसके पास 8 है, तो Mg के पास कितने होते हैं बताओ, 12, तो 2 इसका दिखाया 6 है, तो ये अगर इसको 2 दे दे तो 8 हो जाए कि नहीं हो जाए। तो मेटल के केस में आयनिक बॉन्ड बनता है, क्या बनता है बताओ, तो वहाँ ट्रांसफ़र होता है। लेकिन H है और सब कुछ नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल को थोड़ी ना दे देगा। तो नॉन मेटल कहेगा मैं तो खुद ही लेने के चक्कर में हूँ, तुम हमसे क्या मांग रहे हो। तो नॉन मेटल में शेयरिंग होती, कहता है कि तुम्हारा एक मैं मान रहा हूँ, ये भी बोलता है तुम्हारा एक मैं मान रहा हूँ और तुम भी मेरा एक मान लो, मैं दे तो नहीं सकता हूँ, मैं नॉन मेटल हूँ। तो ये शेयरिंग हो गए थे। क्या ऑक्सीजन के पास 8 हो गए क्या, बोलो। तो इस तरीके से ये जो भी है तो किसी न किसी तरीके से ये 8 पूरा कर लेगा। तो ये अब कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। लेकिन इसने अपना ऑक्टेट तो पूरा कर लिया ना एल शेल में, तो इसलिए इसने नियॉन का कन्फिग्रेशन पा लिया। बोलो बात समझ में आ गई, बताइए। मेटल के साथ रहेगा तो ले लेगा और नॉन मेटल के साथ रहेगा तो क्या होगा, साझेदारी करेगा, कोवैलेंसी करेगा, शेयरिंग करेगा। ओके।
नाउ नेक्स्ट इज, तो वैलेंसी ऑफ, इन दिस वे वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज 4 एंड वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितनी हुई बताओ, अभी लिखा नहीं है तो वो 2 का कर रहा है। सो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, ये लिखना पड़ेगा। वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज 4 एंड वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। ओके, नाउ एक्सप्लेन विद एग्जांपल द एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप। 8th क्वेश्चन देखिए, तो 8th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। किसी में भी अगर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर है। तो जैसे सोडियम है तो ये 11 और 23 है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसको Z से डिनोट करते हैं। इन सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, क्योंकि उसमें 11 प्रोटॉन है। दूसरी चीज़ पूछी गई है मास नंबर। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। तो किसी भी, जो भी एटम किसके होते हैं? एलिमेंट के होते हैं। इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड इट्स मास नंबर। तो यहां से देखने पे आपको क्या लगता है सोडियम का मास नंबर क्या है? मास नंबर को A से डिनोट करते हैं और ये है एटॉमिक नंबर, इसे Z से डिनोट करते हैं। सो दैट इज मास नंबर ऑफ सोडियम, यानी कितने ऐसे पार्टिकल्स हैं सेंटर में जो मास में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 11 तो प्रोटॉन हो गए, तो बाकी बचे कितने न्यूट्रॉन बताओ? हाँ, तो 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन यही है जो मास में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें मास नंबर कहा जाता है। 23U इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। सो मास नंबर ऑफ सोडियम इज नाउ, मास नंबर ऑफ सोडियम इज 23। मास नंबर में U कभी ना लिखना, जब एटॉमिक मास लिखना तभी U लिखना, नंबर में कभी U थोड़ी ना लिखोगे, नंबर तो नंबर ही होता है। सो इसलिए इसका ये मास नंबर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाँ ये डिनोटेड बाई ये लिख देना, इट इज़ डिनोटेड बाई, यही हमने नहीं लिखा है, इट इज़ डिनोटेड बाई A। Now, next is isotopes. So, isotopes are atoms of same elements. So, isotopes में क्या चीज़ होगी? एटॉमिक मास सेम नहीं होगा, एटॉमिक मास में U आ जाएगा। यानी ये है कि कितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हैं। जैसे इस कमरे में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे इस कमरे में मास में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनका मास नंबर है। लेकिन 40 बच्चों का वजन कर लिया जाए तो वो हम कह दें हर एक बच्चे का मास 1 यूनिट है।
तो 40 बच्चों का मास 40 U हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि जैसे प्रोटॉन का मास देखो प्रोटॉन प्रोटॉन का मास क्या 1 U के करीब करीब है, क्योंकि 1.660561 U होता है, और प्रोटॉन का भी 1.672 जैसा आपने बताया, या न्यूट्रॉन का भी उतना है। तो अगर मान लो किसी में सोडियम में 23 हैं, तो आप ये समझो 23 U हो गया ना। एक प्रोटॉन भी 1 U, एक इलेक्ट्रॉन भी और एक न्यूट्रॉन भी 1 U, तो कितना हो जाएगा 23 U। तो तो मास नंबर 23 और एटॉमिक मास 23 U, ये बात ध्यान रखना। तो मास नंबर कितना है ये हो गया, और एटॉमिक मास का भी पूछा जाए तो क्या लिखोगे 23U। और कभी आपसे पूछ लिया जाए कि भाई एवरेज एटॉमिक मास बताओ, तब सोडियम के सारे आइसोटोप का परसेंटेज एबेंडेंस के साथ फार्मूले के साथ निकालना, तब लिखना। जैसे क्लोरीन में एटॉमिक मास पूछा जाए कि Cl35 का, तो ये देख लो जैसे Cl है, Cl1735 और Cl1737। आपसे पूछा जा सकता है भाई मास नंबर बताओ, ये भी पूछा जा सकता है एटॉमिक मास बताओ, और ये भी पूछा जा सकता है कि एवरेज एटॉमिक मास बताओ। 3 चीज़ पूछी जा सकती है, और एवरेज। तो पहले बताओ इसका मास नंबर क्या है पहले वाले का, ये ठीक कह रही हैं। और फिर दूसरे वाले का 37, क्योंकि मास नंबर क्या होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। और एटॉमिक मास बताइए 35U, और ये क्योंकि इतने उसके जो है बेरियॉन्स हैं या न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियस में रहते हैं उनका दूसरा नाम क्या है, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। और ये बताओ एवरेज एटॉमिक मास इसका और इसका कितना है, तो दोनों में यही लिखेंगे। हाँ ये तो कॉमन ही होगा 35। अब अंतर समझ में आ गया कि किस में क्या लिखोगे। नाउ आइसोटोप्स आर एटम। सो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट हैं तो उनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। एलिमेंट की पहचान उसके प्रोटॉन से होती है, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन लेते और देते भी रहते हैं। ऑक्सीजन तो 2 ले लेता है, तो क्या वो ऑक्सीजन नहीं रहेगा। ऑक्सीजन की पहचान है उसके सेंटर में कितने प्रोटॉन हैं। सिलिकॉन की पहचान है उसके सेंटर में 14 प्रोटॉन हैं। तो इसलिए आइसोटोप्स आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट। तो आइसोटोप्स किसी एलिमेंट के वे सभी एटम हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ही, प्रोटॉन सेम है तो एटॉमिक नंबर नहीं सेम होगा क्या, बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट हो। तो आइसोटोप्स का एग्जांपल यही दिया गया है, ये जो मैंने आइसोटोप का एग्जांपल दिया यही है कि सेम एटॉमिक नंबर है क्या, देख लो, और डिफरेंट मास नंबर है, बताओ। तो पूछ रहा था तो बता दिया, मास नंबर अलग अलग है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है आइसोबार्स। हाँ बोलिए। सर जैसे क्लोरीन में सर 17 है ना, तो फिर वो सर क्या एटॉमिक नंबर होगा? 17 ये नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है। जैसे Cl है तो ये 17 है, ये एटॉमिक नंबर है। और दूसरे Cl में भी 17 है तो ये भी एटॉमिक नंबर है। तो क्या दोनों आइसोटोप के सेम एटॉमिक नंबर हो गए और इनका डिफरेंट एटॉमिक मास हो गया। तो 17 में कितने न्यूट्रॉन जोड़े जाएं कि वो मास नंबर बना दे, और 17 में कितने न्यूट्रॉन जोड़े जाएं कि वो 37 बना दे, तो 20 न्यूट्रॉन। तो 20 जोड़ना पड़ेगा। तो इससे क्या पता चलता है
कि both isotopes are having same atomic number but different mass number. सर मास नंबर को ही एटॉमिक मास बोलते हैं। मास नंबर को नहीं बोलते, मास नंबर को प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बोलते हैं। हाँ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को बोलते हैं। तो बताओ संख्या में यू लगा दोगे क्या? लेकिन एक प्रोटॉन का मास 1u और एक न्यूट्रॉन का मास भी 1u। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ में आई तो समझ लो। मास ऑफ प्रोटॉन देखो तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन, हाँ देखो, अच्छा ठीक है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन देखो तो 1.675 इंटू, ठीक है अभी ये सही हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻27 kg। और बताओ 1u कितना होता है? क्या 1.66056 इंटू 10⁻⁻27 kg नहीं होता है? तो क्या ये अप्रॉक्सीमेटली 1u नहीं है? तो इसलिए जितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हैं वो उसका मास नंबर है और उसी में u लगा दो तो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। तो अब ज़रा देखो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 17। न्यूट्रॉन कितने हैं? 18। अच्छा माही, कुछ बातें हम आपसे पूछेंगे। इस वाले क्लोरीन में इसका मास नंबर बताओ। इस क्लोरीन में इसका एटॉमिक मास बताओ। इसमें एवरेज एटॉमिक मास बताओ। 35.5। यू भी बोल, यू। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। सही बता दिया। अब देखो आइसोबार्स क्या होता है? आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे आर्गन और कैल्शियम। आइसोबार्स आर द एटम्स, हाँ, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर। अच्छा ये बताओ अनुराग कि आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं कि प्रोटॉन के नंबर सेम होते हैं कि न्यूट्रॉन के? आइसोटोप में हाँ। सर उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अच्छा आइसोबार्स में किसके नंबर सेम होते हैं? सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चेक कर लेते हैं। तो ये मास नंबर की अलग बात है। जैसे कैल्शियम और आर्गन है 18 और 40 और ये 20 और 40। तो मुझे बताओ एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, दैट इज़ प्रोटॉन की संख्या सेम है और प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन सेम है। इसमें देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो? 20। और प्रोटॉन 20 और न्यूट्रॉन 20। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेक कर लो 22। तो क्या सेम मिला बताओ? इलेक्ट्रॉन सेम मिला कि प्रोटॉन सेम मिला कि न्यूट्रॉन सेम मिला? हमें नहीं पता, आप जो बोलोगे हमें वही। कुछ भी नहीं मिला। तो इन दिस केस नथिंग इज सेम। इन केस ऑफ आइसोटोप्स नाइदर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबल, क्योंकि ये मेटल हो गया और ये नोबल गैस हो गई तो कुछ भी रिजेंबल कर रहा है?
क्योंकि इनका कन्फिग्रेशन ही अलग हो जाएगा, और कन्फिग्रेशन अलग हो जाएगा तो प्रॉपर्टी नहीं बदल जाती है, तो इनका अलग ही इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही अलग अलग हैं। सो इन केस ऑफ आइसोटोप्स, तो ये तो एग्जाम्पल हो गया, और इन केस ऑफ आइसोबार्स their physical and chemical properties are different. their physical, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सब डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू डिफरेंट कन्फिग्रेशन, इनका कन्फिग्रेशन देखोगे तो डिफरेंट है। अब जरा देखिए कि Na प्लस हैज कंप्लीटली फिल्ड K एंड L शेल्स, एक्सप्लेन। तो 9th क्वेश्चन कि Na प्लस की K एंड L शेल कंप्लीट है, इसे एक्सप्लेन करना है। सो Na प्लस हैज़ वन लेस इलेक्ट्रॉन, अगर Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तभी तो वो वन लेस इलेक्ट्रॉन रखेगा कि नहीं? हैज़ वन लेस इलेक्ट्रॉन एज इट हैज़ डोनेटेड वन इलेक्ट्रॉन। नाउ it has 10 electron in which two are accommodated in K shell and 8 in M shell. Hence it is justified that their K and L shells are completely filled. Which is their maximum occupancy? Which is their maximum? K और L शेल की तो यही मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है, 2 और 8। तो ये जस्टिफिकेशन हो गया। ओके 10th देखिए, 10th में ये बात कही गई है। वैसे 10th हमने आप लोगों से करवाया है। ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल 2 आइसोटोप्स हैं, तो कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम। सो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, इट इज इक्वल्स टू फर्स्ट आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज और प्लस सेकेंड आइसोटोप, और उसके बाद आपको क्या करना है? क्या सेकेंड आइसोटोप ले लेना है? आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज, बस इतना ही लिखना है। फर्स्ट आइसोटोप का क्या है? फर्स्ट आइसोटोप का एटॉमिक मास क्या है? तो लिखो एटॉमिक मास ऑफ, और यहाँ पर भी लिख, एवरेज तो बाद में निकल के आएगा, ये एवरेज है तो एवरेज निकल के आ जाएगा। पहले मैं एटॉमिक मास लूँ, पहले वाले का कितना है बताओ? 79। वो तो परसेंट, हाँ 79 है, और परसेंटेज कितनी है? 49.7, और दूसरे वाले का 81 है, और परसेंट होता है तो नीचे 100 लगाया जाता है, और साथ में 50.3 है तो 50.3/100 कर दो। ये 1/100 कॉमन आ जाएगा और अंदर मल्टीप्लाई करो। सर एक का इंडिविजुअल निकाल के कर सकते हैं। देखो 1/100 कॉमन निकाल लिया, आप मल्टीप्लाई तो इंडिविजुअली करना पड़ेगा ना, फिर 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से कुछ ना करें, 100 से बाद में हाँ आप अलग से कहीं रफ वर्क में इसको निकाल लें और मल्टीप्लाई कर लें तो वो ठीक रहेगा। दैट इज़, जैसे कि
एक मिनट। तो इसका क्या प्रोडक्ट आएगा, लेट अस सी। तो यहाँ पर 79 इंटू 49.7, सो 79 इंटू 49.7, सो 3926.3 ये चीज़ आ गई। तो 3926.3 और 81 का 50.3 में कर लें, सो 81 इंटू 50.3, तो इट इज़ 4074.3। तो 4074.3। अब इन दोनों को ऐड कर लो और ऐड करने के बाद 100 से डिवाइड करो ना। सो हमारे पास क्या क्या है, 3926.3 और 4074.3, इनको ऐड करो। तो इनको ऐड करने पर 336 और ये 0 आ गया, और फिर 2 और 7, तो एक कैरी हो गया, तो 8, और फिर क्या हो गया, यहाँ एक कैरी हो गया, ये तो 0 आ गया, ये फिर से 0 आ गया, और फिर यहाँ 1 कैरी हो गया, तो ये 0, और फिर 1 कैरी हो गया, तो 8। तो इसमें कितना आ गया, दैट इज़ 1/100, और इसके पास आ गया 8000.6, तो 2 डिजिट इधर आ जाएगा, तो इट इज़ 80.006U, ये चीज़ आ गई 80.006U। तो ये इसका एवरेज एटॉमिक मास हो गया ब्रोमीन का, जबकि इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं। अब एक बात बताई जा रही है 11th क्वेश्चन में कि द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल X इज 16.2, एवरेज एटॉमिक मास दे रहा है। तो और एवरेज एटॉमिक मास दे रहा है, और ज़रा क्वेश्चन में देखो परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स, जो X है 816, उसका परसेंटेज, व्हाट आर द परसेंटेज। तो अगर हमें मालूम भी नहीं परसेंटेज, तो ये X% है, और दूसरा वाला कौन सा है, X 818, इसका जो हो जाएगा क्या 100 माइनस X% हो जाएगा। भाई एक का 20% है, तो जो दूसरा बचा, 2 ही अगर आइसोटोप्स हैं, तो अगर एक 20% है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 80%। अच्छा, हमें एवरेज एटॉमिक मास की फार्मूला पता है, तो दैट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू इट्स परसेंट और प्लस एटॉमिक मास सेकेंड आइसोटोप इनटू इट्स परसेंट। तो एवरेज एटॉमिक मास देखो बुक में कितना दिया है, क्या 16.2, 16/2, ये परसेंटेज में ही 100 आ जाएगा, बाई 100 ना करना, इट्स परसेंटेज में आ जाता है। तो अब ज़रा देखो इस वाले का कितना है एटॉमिक मास, क्या 16 है, तो 16 हो गया, 16U हो गया, और मैं क्या इसमें X% कर दूं, बोलो। और दूसरे वाले का कितना है 18U, तो 100 माइनस X। हमें ये निकालना है कि ये दोनों कितने कितने हैं, यानी ये वाला सैंपल कितना, ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ये आइसोटोप है, ये वेरी अनस्टेबल है, तो ज़्यादा यही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इसी ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं ना, 816।
तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि 818 वाला कितना होता होगा, 816 वाला जो ओरिजिनल जिसे हम याद करते हैं वो कितना होता होगा, 80% 90% आखिर कितना होता होगा, और बाई 100 बोलो सही है। तो x बाई 100 और उसकी जो परसेंटेज थी तो वो परसेंटेज बाई 100 कर दिया। ज़रा देखो इस चीज़ को क्या लिखा जा सकता है, ये 100 कॉमन लेके क्या मैं इधर डाल दूँ, 16.2 u इंटू 100 कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं, नीचे नीचे, और फिर इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो कि करके दिखाऊं, हो सकता है 1/100 कॉमन ले लो, इधर चला जाएगा, और ये क्या 16xu हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1800u और माइनस 18xu, ऐसा हो जाएगा क्या। अच्छा 100 से मल्टीप्लाई करो ज़रा, तो 1620u, और उधर कितना हो जाएगा 16 माइनस 18 कितना मानते हो, क्या -2xu और प्लस 1800u, ठीक है। अब जरा -2xu इधर ले आओ, तो ये प्लस में बन गया, और उधर 1800u और माइनस 1600u, तो बोलो 2xu कितना हो गया, 1620 लिख दो, 1620 लिख दीजिए। ओके नाउ तो इतना ये क्या 180 आ गया, u से u कट गया, u नहीं भी लोगे तो चलेगा, u तो ऐसे ही हमने ले लिया, लेने की जरूरत नहीं थी। तो x कितना आ गया 180/2, तो क्या ये 90 आ गया, तो 90% है ये। तो पहला वाला सैंपल 90%, x को मैं क्या लिख दूँ ऊपर, ये कितना परसेंट है, क्या 9, लेकिन ये अगर 90 निकला तो ये कितना है 100 माइनस 90, तो इट इज़ 10%, तो ये वाला 10% है। अगर आप चाहें तो सिंपली भी कर सकते हैं, यू ना लगाएं, तो ऐसे ही लिख दें बस 16.2 इट इज़ इक्वल्स टू 16 इंटू एक्स बाई 100, और प्लस दूसरा क्या है 18 इंटू 100 माइनस एक्स बाई 100। अब इसके बाद 16.2 इट इज़ इक्वल टू 1/100 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या 16x बचा, और यहाँ क्या बचा 1800 माइनस 18x, क्योंकि 100 तो बाहर आ गया ना। अच्छा ये 100 इधर आ गया तो 1620, और उधर कितना बचा 1800 माइनस 2x, 2x को इधर ले लो, तो उधर कितना बचा, तो बताइए 2x क्या 180 हो गया, और अगर 2x 180 हो गया तो x कितना हो गया 90%। सो एबंडेंस ऑफ x 816 is 90%, while of other isotope x 818 is 10%। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। ओके तो अभी हम लोगों ने 11 तक कर लिया है, बाकी ठीक है। नाउ हाँ बोलो, इस संडे वाइवा होगा आप लोगों का, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं जो भी हम पढ़ेंगे उसका वाइवा लेंगे, मेनली साइंस का। हाँ जो हम पूछ पाएंगे, जो भी चीज़ है अलग अलग मॉडल या कुछ भी हम सिलेबस दे देंगे, तो ये चैप्टर का हम पूछ लेंगे, ठीक है। हाँ साइंस का ही होगा, मैथ का नहीं होगा अभी। ओके